ठीक है, तो इसको हम आगे वो कर रहे हैं। तो कैल्सिनेशन बता दिया, रोस्टिंग बता दिया, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था कैल्सिनेशन रोस्टिंग। अब जो मेटल ऑक्साइड बना है, जो ZnO बना है, ये इस ZnO को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि हमने इसमें से ऑक्सीजन हटानी है, ZnO में से ऑक्सीजन हटा के Zn बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं। वी यूज रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। ZnO से Zn बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो सबसे कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है वो है कोक, ठीक है। कोक क्या होता है, कोयले को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, इसके अंदर से जो इसके अंदर कोयले के अंदर और भी सामान है, क्या क्या है, कोल तार जिससे सड़क बनती है वो निकलता है, ठीक है। एल्कोहल भी निकलता है इसमें से, और भी 2-3 चीज़ और निकलती है, हाँ, कोल गैस निकलती है उसके अंदर से। ये 3-4 चीज़ें इसमें निकल जाती है, और निकलने के बाद जो लास्ट में बचता है रेसिड्यू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड कोक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोक। एक होता है लकड़ी का, जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो बनता है चारकोल। चारकोल और कोक दोनों कार्बन है 100%, उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कोल के अंदर और लकड़ी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी होती है जो निकल जाती है उस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। बचता जो है दैट इज कॉल्ड कोक, कोयले से, और जो लकड़ी से बचता है दैट इज कॉल्ड चारकोल। तो हम उस कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ यूज़ करते हैं, ताकि हम, और सब में नहीं होता, ये कॉमन है। कॉमन क्यों है, क्योंकि सबसे सस्ता है। जहाँ ये कोक काम नहीं करता तो फिर हमें और कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, जो ऐसे मेटल्स हैं जिनको आसानी से हम कोक से रिड्यूस कर पाए, और बहुत बार ऐसा होता है कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर पाता, उस मेटल ऑक्साइड को। तो हम क्या करते हैं, और उससे ऊपर रिएक्टिव मेटल लेते हैं जो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनियम यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं लिखवा रहा हूँ उसको सबको कि क्या क्या यूज़ हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हमने मान लो कोक लिया, अब मान लो Fe2O3 है, इसको अगर मैंने कोक डाल दिया इसके अंदर और इसको हीट कर दिया Fe2O3, तो क्या बनेगा, ये Fe अलग आ जाएगा और CO2 अलग आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो Fe2O3 से क्या बन जाएगा, आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। अब जैसे हमने ZnO लिया था, ZnO बना लिया था हमने, है ना। किससे बनाया था ZnO, दोनों से बनाया था। किससे बनाया, कैल्सिनेशन से बनाया था। अगर सल्फाइड और था तो हमने किससे बनाया था, रोस्टिंग से बनाया था। और कार्बोनेट और था तो हमने किससे बनाया था, कैल्सिनेशन से बनाया था। कार्बोनेट बना यही था। अब इसमें भी अगर मैं कार्बन डाल दूँ और हीट कर दूँ तो ये Zn प्लस CO अलग आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये रिएक्शन जो अब हम कर रहे हैं, ये इसकी वजह से हो रही है। कार्बन या कोक जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीजन निकाल ले रहा है, और ये Zn अलग बन गया और बाकी बाहर आ गया। बात समझ में आई मेरी। तो इस तरीके से आपको अगला स्टेप करना है। अब कई सारे ऐसे हैं, जैसे Mn है, मैंगनीज, ठीक है। अब जो मैंगनीज है, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये जो है कोक से रिड्यूस नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम इज़ ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एल्यूमिनियम का आपने अभी हम पढ़ेंगे भी, शायद मैंने पढ़ाया, पता नहीं कह नहीं सकता। Fe2O3 प्लस Al थर्माइट रिएक्शन कराई थी मैंने, थर्माइट रिएक्शन नाम से कराया था कुछ, थर्माइट कराया था पहले उसमें कराया हुआ एक चैप्टर में, थर्माइट रिएक्शन बताया हुआ जो वैसा नहीं, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी थी। तो एल्यूमिनियम जो है वो Fe से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो Al2O3 Fe, हाँ Al2O3 Fe प्लस Al2O3, तो ये इसमें आता है ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम आता है। मैंने ये बताया होगा पहले चैप्टर में, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स Fe प्लस Al2O3। दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है इसमें से। हीट निकलने की वजह से ये आयरन अलग आ जाता है और बेंड हो जाता है, और उसको फिर हम ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स में भर देते हैं बीच में, थोड़ी देर में सॉलिड हो जाता है,
और हमारी ट्रैक जुड़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो ऐसी पटरियाँ होती है ना, वो पटरी बार बार चलने से और गर्मी सर्दी की वजह से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। उस क्रैक को भरने के लिए या तो पूरी रेल, उसको जो पटरी है पूरी की पूरी, उसको हटा के दूसरा बदलो, वो लंबा प्रोसेस है। तो ये उसमें वेल्डिंग नहीं हो सकती जैसे नॉर्मल वेल्डिंग होती है। तो उस क्रैक को भरने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर अब लोहे को अगर पिघला के डालेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, आयरन को मेल्ट करना आसान नहीं होता। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसके अंदर आयरन ऑक्साइड लेते हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम डाल देते हैं। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम से, उस मेटल का ऑक्साइड जो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, उसके अंदर अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर डालेंगे तो ये रिएक्शन हमेशा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने इसका करा आयरन का Fe2O3 का, तो ये आयरन निकल के आ गया। अब Fe2O3 नहीं रहा, ये क्या बन गया, आयरन बन गया। अब आयरन को जब हम उसमें भर देंगे लिक्विड को, तो थोड़ी देर में वो सॉलिड हो जाता है और पटरी जो है वो भर जाती है, मतलब उसकी वेल्डिंग होगी। इसको हम बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग, दिस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। आयरन के साथ ये होता है। अब यही काम हम क्या कर रहे हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हैं। ये इससे रिड्यूस नहीं हो पा रहा, कार्बन इसको नहीं हटा पा रहा, तो हमने क्या करा, एल्यूमिनियम ले लिया। अब ये क्या बनाएगा, Al2O3 प्लस M। अब Mn रिलीज हो गया, Mn हट गया। मैंगनीज डाइऑक्साइड था, उसमें से ऑक्सीजन हटानी थी, तो हमने क्या करा, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हमने ले लिया और उसको हटा दिया। तो इस तरीके से हम या तो कार्बन ले लें या एल्यूमिनियम ले लें या और कोई मेटल ऐसा आ जाए जिसको हम ले सकते हैं हटाने के लिए, तो वो हट जाए। समझ में आ गई बात, आगे भी समझ में। तो ये हमारा अगला प्रोसेस है जिसको हमने एक्सट्रैक्शन करा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मैं इसको लिखवा देता हूँ, तुम लिख लो। तो रोस्टिंग और वो हमने लिख लिया था, कैल्सिनेशन। अब इसके बाद मेटल ऑक्साइड्स, अगली उसका लिक्विड ऐसे छोड़ दे, अभी बाद में लिखना, मैं लिखूंगा। द मेटल ऑक्साइड्स, obtained by calcination and roasting. Metal oxides obtained by calcination and roasting of ores. Metal oxides obtained by calcination or roasting of ores are converted to free metal by using reducing agents like carbon, एल्यूमिनियम, सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। बस, तो इनको हम यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब इसके लिए आप ये वाली जो मैंने रिएक्शन लिखवाई ये लिख लो, ये दोनों किससे कर रहे हैं हम, कार्बन से। और अगली वाली लिख लो जो हम एल्यूमिनियम से कर रहे हैं। Fe2O3 को भी हम एल्यूमिनियम से कर सकते हैं। ये Fe2O3 की रिएक्शन मैंने ऊपर लिखी है ये वाली, इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, Al प्लस FeAl2O3 प्लस Fe, ये आयरन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग, याद करना ये कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। इसके नीचे लिख लेना थर्माइट वेल्डिंग used for welding broken railway tracks, ठीक है। थर्माइट वेल्डिंग ये Fe2O3 वाली, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। जनरली वैसे Fe2O3
कोक की हेल्प से ही रिड्यूस होता है। जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें कोक का यूज होता है और उसी से आयरन बनाया जाता है। तो बस ये याद रखना हमेशा, जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स को एल्यूमिनियम से रिड्यूस करना है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। लास्ट में डेल्टा भी लगा लेना कि हीट रिड्यूस निकलती है, रिलीज होती है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। इसमें भी निकाल लगा सकते हो डेल्टा, इसमें भी रिलीज होती है, दोनों सेम रिएक्शन है। ठीक है। अब आता है इसके बाद अगला टॉपिक, ये था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। अगला आ रहा है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ये बेटा दूं पहली वाली रिएक्शन सारी, एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के, उनको एकमात्र हीट करने भर से, कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपल हीट भी कर दें उनको तो भी वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब उसमें से ऑक्सीजन हट जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो द लेस रिएक्टिव मेटल्स, the less reactive metals which are quite low in reactivity series, which are quite low in reactivity series, which are quite low in the reactivity series are extracted by the reduction of their oxides, are extracted by the reduction of their oxides by heat alone, by heat alone। केवल हीट बात करने मात्र से वो अलग हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ले रहे हैं मरकरी का। मरकरी में हम केवल रोस्टिंग करते हैं, HDS, इसके अंदर हम रोस्टिंग करेंगे तो पहले तो क्या बन जाएगा HgO + SO2, और इसी को फिर फर्दर और हीट करेंगे HgO को, तो हीट करने से ये बन जाएगा Hg + O2, ये अलग आ जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेप तो हीट करना है। तो पहले तो हमने पढ़ा हुआ है कि सल्फाइड ओर्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। सल्फाइड से पहले मेटल ऑक्साइड, ये दिखेगा नहीं तुम्हें पर ये स्टेप हो रहा होगा अंदर। फाइनली तुम्हें इससे यही बनेगा, हीट करने से, कोई चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, केवल हीट करने से HDS से Hg + SO2 निकल जाएगा। ये भी लिख सकते हो, अगर इसको लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। HGS से डायरेक्ट हमने हीट करा Hg + SO2 बाहर। ठीक, पर हो क्या रहा है, इसमें पहले HgO बना, फिर HgO को फर्दर और हीट करा हमने, तो ये क्या बन गया Hg + O2। ये हीट ही चल रहा है, ये रोस्टिंग चल रही है। तो इसमें कोई हमने देखो ऑक्साइड से हमें मरकरी को लाना है, मेटल ऑक्साइड से, तो हमने किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट को इसमें ऐड नहीं करा है। रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम ऐड करते तो क्या लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं, एल्यूमिनियम लिखते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। और इस मरकरी का जो ये ओर है, ये मरकरी ओर, इसका नाम है सिनाबार, दिस इज सिनाबार।
मरकरी सल्फाइड जिसको तुम बोलते हो, ये क्या है? सिनाबार। कोर्स के नाम होते हैं अलग अलग। ठीक है, अब इसके बाद कॉपर की एक्सट्रैक्शन। ये तो थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, मरकरी निकाल लिया हमने। अब हम निकाल रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो ये क्या है? Cu2s प्लस O2, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। दिस इज कॉल्ड कॉपर ग्लांस। कॉपर वैसे ये क्या है? व्हाट इज दिस? नहीं, इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फाइड नहीं है। कॉपर की दो वैलेंसी है तो उसका नाम पूरा बोला करो। क्यूप्रिक है या क्यूप्रस है? क्यूप्रस है। क्योंकि कॉपर की +1 और +2 दो वो होती है, और आयरन की +2 और +3 होती है। तो ये वाली Cu+ और सल्फाइड की -2 होती है, तो Cu2s बन रहा है। इसका मतलब दिस इज क्यूप्रस सल्फाइड। इसका इस ओर का नाम कॉपर ग्लांस है। ठीक है, ओर का नाम है। जैसे इसका नाम सिनाबार है, ऐसे ही ये कॉपर ग्लांस है। तो पहले हम इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे और इट विल कन्वर्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड। अभी लिखना है मत इसको, अभी मैं लिखवाऊंगा पूरा, सिर्फ समझा रहा हूँ। CO2O बनेगा और SO2 बनेगा, और फर्दर फिर हम इसको हीट करेंगे CO को, और ये Cu2s अभी भी बचा रह गया, उसमें से Cu+ SO2 बनेगा। ये लिखूंगा। अब मैं इसको लिखवाऊंगा दोनों को, अलग अलग रिएक्शंस को, इसमें क्या हो रहा है। देखो इसको एक्सट्रैक्शन, पहले रिएक्शन बाद में लिखना, पहले लिखो इसको। नंबर 1 पहला पॉइंट लिखो, कंसंट्रेटेड cuprous sulfate तो सल्फाइड, कंसंट्रेटेड cuprous sulfide is roasted in air, जहाँ रोस्टिंग की बात आ जाए अपने आप समझ जाना, हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टेड इन एयर when a part of cuprous sulfide is oxidized to cuprous oxide is oxidized to cuprous oxide. अब पहली रिएक्शन लिख लो, इसके बाद फर्स्ट रिएक्शन लिख लो, ये वाला। Cu2s plus O2 gives Cu2O plus SO2। अभी ये Cu2s का पार्ट ही ऑक्सीडाइज हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने क्या लिखा है? पार्ट ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu2। अभी क्यूप्रस सल्फाइड बचा हुआ है, इसीलिए अगली रिएक्शन में Cu2s हमने और यूज करा। अब इसके बाद अगला लिखो, अगली सेकंड स्टेप लिखो व्हेन अ गुड अमाउंट ऑफ cuprous sulfide has been converted into cuprous oxide, then the supply of air for roasting is stopped. Stop. ठीक है, लिख लिया? कहाँ तक लिखा मुझे बता, हो गया? आगे लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब ऑक्सीजन तो सप्लाई कट हो गई, अब इन द एब्सेंस ऑफ एयर cuprous oxide
formed, cuprous oxide formed above reacts with cuprous oxide formed above reacts with the remaining cuprous sulfide to form copper metal and sulfur dioxide. Remaining with the remaining cuprous sulfide to form copper metal and sulfur dioxide. अब सेकेंड रिएक्शन क्लियर है इसके बाद। पहले रोस्टिंग करी हमने, रोस्टिंग करने से CO2 बन गया। जब बहुत सारा CO2 बन गया तो हमने रोस्टिंग रोक दी। उसके बाद फिर भी अभी थोड़ी सी बच गई थी कॉपर सल्फाइड, तो अब विदाउट ऑक्सीजन हमने इन दोनों को चालू रखा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी। अब फर्दर जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से विदाउट यूजिंग एनी रिड्यूसिंग एजेंट, केवल हीट करने मात्र से हमने कॉपर सल्फाइड को कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। समझ आ गई बात? तो ये हो गया आपका। अब ये दो एग्जाम्पल हो गए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों आपके किसके हो गए? ये लेस रिएक्टिव वाले है ना। अब इसके बाद जो ये मेटल मिलते हैं, ये जो मेटल मिलते हैं हमें, ये साफ अभी भी नहीं होते, बस मेटल मिल गए। इम्प्योरिटीज इसमें अभी भी अवेलेबल है। जसमीत क्या हो गया बेटा, मुझे बता। तो मेरी बात सुनना, उसी कॉपी में क्यों जाना? तो लिख मेरे से बोल, फिर मैं बोल दूंगा उसको, फिर देख क्यों रहा, देख क्यों लिख लिया, पढ़ सके तो सर नहीं पढ़ सकते, लिख लिया तो भी तो ध्यान रख, यहाँ बैठा लूँगी तो इधर उधर देख कर वहाँ नहीं, इधर भी लड़की, इधर भी लड़की, इधर भी लड़की, इसका समझ में नहीं आएगा। क्या समझाया मैंने, बताइए जो मैं इतनी जोर जोर की बोल रहा हूँ, समझा? जोर की बोलिए, मेरे पास तक आवाज़ आए जो है। नहीं, किसी में भी कर लो। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस वाले में तो जरूरत नहीं है, पर अगर उसमें भी जरूरत पड़े 100% की तो भी रिफाइन हो। ये मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, मॉडरेटली रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव वाले, है ना। हाईली के लिए तो मैंने बताया ना 99.9% प्योर होते हैं, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। 0.1 के लिए इस रिफाइनिंग वाला प्रोसेस हमारे कोर्स में नहीं है। उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं जो रिफाइनिंग में काम आते हैं। पहले 10th क्लास में हुआ करते थे, अब से कोई 15 साल 16 साल पहले, अब नहीं है। ठीक है, बहुत दिन पहले ही हटा दिया उन्होंने रिफाइनिंग करने के प्रोसेस। अच्छा, अब प्योरीफाइंग करना है या रिफाइनिंग करना है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल मिल गया है तुम्हें, हमने फिर से दोबारा एक बार जल्दी से बता देता हूँ, इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, फ्लो चार्ट। हमने क्या करा, पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करा, उसके बाद हमने क्या करा, अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 हिस्सों में बांटा, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे उनको हमने इलेक्ट्रोलिसिस से निकाल लिया, मेटल मिल गया हमें सीधा सीधा डायरेक्ट, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है हमें कुछ भी करने की, बस इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। मेटल आ गया, दैट इज़ 99.99% प्योर। उसके बाद आ जाते हैं हम मॉडरेट रिएक्टिव में, वहाँ पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करा, जो मेटल जो हमारा ओर था उसको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर, तो दो प्रोसेस से किया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से। कैल्सिनेशन किसकी करी जाती है? कार्बोनेट ओर्स की। कैल्सिनेशन क्या होती है? हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। रोस्टिंग क्या होती है? रोस्टिंग क्या होती है? हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बन जाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस SO2।
वो मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब हमने पहला स्टेप क्या करा, मेटल ओर से मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट कर लिया, ओर से मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट कर लिया। अब उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से मेटल निकालेंगे, ऑक्सीजन हटाएंगे उसमें से। तो उसके लिए मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई हैं, कार्बन बता दिया, एक एल्यूमिनियम का बता दिया, फिर दूसरी लिखवाई हुई है कि सोडियम कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा मेटल हो जिसको हम रिड्यूस ना कर पा रहे हो कोक से या एल्यूमिनियम से, तो हम और उससे रिएक्टिव मेटल लेकर उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिडक्शन में हमने कोक वाली रिएक्शन भी लिख ली और हमने एल्यूमिनियम वाली रिएक्शन भी लिख ली, जिसमें मैंने थर्माइट वेल्डिंग आपको बताई है। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Al2O3 प्लस आयरन, ये थर्माइट वेल्डिंग कहलाती है और ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के काम आती है। ये मैंने अभी तक लिखवाया है। फिर हम आ गए तीसरे नंबर पर, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको, तो उसमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, वहाँ हीट ही उसका रिड्यूसिंग एजेंट है। वही उसको क्या करेगी, उसमें से ऑक्सीजन को हटा देगी। जैसे मैंने मरकरी का बताया आपको, सिनाबार जो है HGS, उसको अगर जब हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पहले वो HGO में कन्वर्ट होगा और फिर फर्दर हीट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, Hg प्लस O2, मरकरी अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग आ गया। दूसरी मैंने बताई आपको कॉपर की, कॉपर ग्लास Cu2S। Cu2S को पहले हम रोस्टिंग करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, Cu2O बन जाएगी प्लस SO2 निकल जाएगी, मैंने लिख दिया Cu2 SO2 निकल जाएगी। अब जब खूब सारा CO2 बन जाए, कॉपर ऑक्साइड बन जाए, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाए, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं और जो बचा हुआ Cu2S है और जो बना है Cu2O, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और वो क्या बना लेते हैं, कॉपर प्लस SO2। तो ये लास्ट में कॉपर आ गया। अब ये इसके बाद अगला स्टेप आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब जो ये कॉपर मिला है हमें, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रिफाइन करूँ, इसमें अभी भी कचरा बचा रह गया अंदर, उसको भी मैं निकालूँ, तो हम इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं एक बार समझ लो, उसके बाद बनाना और लिखना, पहले समझना फिर उसके बाद। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब इसमें दो चीजें हैं जिसको हमें रिफाइन करना है, उसकी थिक मेटल शीट लेनी है, मेटल प्लेट, थिक मेटल प्लेट ऑफ इम्प्योर मेटल, जो भी करना, उसकी थिक मेटल प्लेट लेनी है। और यहाँ पर हमें बिल्कुल पतली सी, ठीक है, ये है थिन मेटल शीट ऑफ प्योर मेटल, कोई भी प्योर मेटल, जैसे कॉपर को कर रहे हैं तो उसकी पतली सी शीट यहाँ ले लेंगे, ठीक, और यहाँ कर रहे हैं तो ये मोटी ले लेंगे, जिसको हमें साफ करना है वो मोटा, और जिस पर चढ़ाना है उसको ले जाके वो पतला। दो चीज़ें होगी। तीसरा यहाँ पर लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड, सॉल्ट दी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ मेटल टू बी रिफाइंड। ठीक है, अब कैसे, मतलब अब जैसे कॉपर को रिफाइन करना है तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर ले लूँगा, एक्वस मीन्स सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उसको मैंने पानी में डाल दिया। ठीक, अब पानी में डालने से यहाँ भी कॉपर की प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट है, और ये भी प्योर कॉपर प्लेट है, ये इम्प्योर कॉपर प्लेट है। अब इसमें मैंने इसको भर दिया, ठीक है, ये मैंने थोड़ा वो ले लिया है, इसको ऐसे भर दिया, ये भर दिया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा,
थोड़ा नीचे बनाना है, अंदर डूबी रहती है प्लेट से, मैंने ऊपर बना दी है, गलती होगी। वैसे थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ऊपर चले जाए, डूब जाएगा। अब क्या होगा, जैसे तुम इसमें से करंट पास करोगे तो एक तो ये कॉपर 2+ और सल्फेट 2- तो ब्रेक डाउन हो जाएगा जब एक्वस फॉर्म में आएगा। जैसे पानी में बोलेंगे, कल मैंने समझाया था डिसोसिएशन करने के दो तरीके, या तो पानी में बोल दो सॉल्ट को, या उसको मेल्ट कर दो। तो मेल्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल है, पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, सोडियम के टाइम पे हमने मना करा था कि भाई सोडियम अगर लेना है तो वहाँ पर आपको एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ Na नहीं बनेगा, NaOH बन जाएगा। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उसमें गड़बड़ होती है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि सब कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे। अब होगा क्या, जैसे ही अब इसमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, कॉपर को साफ कर देना। तो पहले ये तो है एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इज एनोड और नेगेटिवली चार्ज इज कैथोड। अब एनोड में क्या रिएक्शन होगी और कैथोड में क्या रिएक्शन होगी, एड एनोड क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से पहला जब जैसे करंट पास करोगे, ये जो Cu2+ है, समझ लेना पहले अच्छे से, दिमाग को यहीं लगा दो। Cu2+ है, पहले ये जाएगा यहाँ चिपक जाएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे ही करंट पास होगा जो आयंस अवेलेबल होंगे, जो कैटायन अवेलेबल होगा सॉल्यूशन के अंदर, दैट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। भाई पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव की तरफ भागेगा यहाँ से, तो ये यहाँ चला गया। मान लीजिए एक एटम इसका यहाँ चला गया, एक आयन यहाँ चला गया, है ना। अब ये आयन बन एनोड पे गया, सॉरी कैथोड पे गया, कैथोड पे गया तो यहाँ रिएक्शन क्या हुई, Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और क्या हुआ, Cu बन गया। ठीक है, समझ में आ गई भी। तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन गया, Cu बन गया। अब ये एक जगह छोड़ गया है, एक जगह जो आयन यहाँ से गया वो तो खाली हो गई। अब उस खाली जगह को कैसे भरेंगे, उस खाली जगह को भरेगा ये। अब यहाँ से एट एनोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, यहाँ से कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज कर दिया और क्या बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए अपने, और ये क्या बन गया, Cu2+। यहाँ कॉपर ही था ना, यहाँ तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉपर एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इट विल बिकम Cu2+। जो जगह खाली हुई थी इसकी, उसको इसने भर दिया। आगे बात समझ में, एक यहाँ से जाएगा पहला यहाँ से, लेकिन इस जगह को भरने के लिए यहाँ से आएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ से कॉपर आयन आने बंद ना हो जाए। जब ये पतला हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉपर क्या हो रहा है, इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है और यहाँ से कम होता जा रहा है। यहाँ से कहाँ जा रहा है, सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का जो आयन है वो वहाँ जा रहा है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब जो यहाँ इकट्ठा होगा वो केवल कॉपर होगा, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। इम्प्योरिटी कहाँ रह जाएगी, यहाँ नीचे रह जाएंगी। इसको हम बोलते हैं एनोड मड, दिस इज कॉल्ड एनोड मड, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। बस ये आपके पास प्योर मेटल आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा, आप प्रोसेस को रोक सकते हैं। तो जो मेटल मिला दैट इज प्योर मेटल। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई सबको। अब मैं इसको लिखवा देता हूँ, पहले इस डायग्राम को बना लो सारे को, उसके बाद में लिखवा। भाई लिखना कुछ है नहीं वैसे तो, कैथोड एनोड की रिएक्शन ही लिखनी है।
नहीं। आज के लिए इतना ही करेंगे, अभी अगली क्लास और लगेगी, इसमें चैप्टर कंप्लीट होने में। ये याद करके आना, ये जो ये है पूरा याद होना चाहिए आपको, ठीक है।